सम्मान, सियासत और साझेदारी, क्या वाकई यह सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के हिस्से हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी ने जो दिशा चुनी वह पारंपरिक भारतीय कूटनीति से एकदम अलग थी। यह दिशा थी एक तेज, हाई विजिबिलिटी, ग्लोबल अपील वाली विदेश नीति की। इसमें लाल कालीनों पर स्वागत, विश्व मंचों से भारत की नई पहचान और पीएम मोदी की व्यक्तिगत छवि का वैश्विक विस्तार शामिल था। बीते एक दशक में नरेंद्र मोदी को 28 से अधिक देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए। यह न केवल एक रिकॉर्ड है बल्कि एक नई तरह की नायक केंद्रित कूटनीति का प्रतीक भी। लेकिन जब हम इस पूरी यात्रा को सिर्फ पदकों और तालियों के नजरिए से देखेंगे तो सच्चाई का बड़ा हिस्सा छूट जाएगा। इसलिए जरूरी है एक पत्रकार की भूमिका में इन सम्मानों, विदेश यात्राओं, कारपोरेट गठबंधनों और उसके भीतर छिपे राजनीतिक सामाजिक समीकरणों का एक निष्पक्ष, तथ्यों पर आधारित और समर्पण के साथ किया गया मूल्यांकन। नरेंद्र मोदी को अब तक जो सम्मान मिले हैं उनमें रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर, यूएई का ऑर्डर ऑफ जयद, सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला अजीज सास और अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट प्रमुख है। यह सूची केवल कूटनीतिक नहीं, प्रतीकात्मक भी है। एक ओर ये भारत की भू राजनीतिक प्रासंगिकता को दर्शाते हैं, दूसरी ओर यह भी स्पष्ट करते हैं कि मोदी की विदेश नीति भारत के लिए नहीं, मोदी के लिए ब्रांडिंग पर केंद्रित हो चुकी है। हर विदेश दौरे के साथ दो चीजें समानांतर रूप से चलती दिखती हैं: पीएम मोदी का सम्मान और भारतीय कॉरपोरेट समूहों को मिलने वाली वैश्विक डील्स। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अडानी समूह को कार्माइकल कोल माइन मिला, बांग्लादेश यात्रा के बाद रिलायंस को ऊर्जा समझौता, फ्रांस दौरे के बाद राफेल डील में रिलायंस डिफेंस को हिस्सेदारी, अमेरिका दौरे के बाद टाटा जी एरोस्पेस साझेदारी को नई गति। अगर यह केवल संयोग होता तो एक बार होता, लेकिन यह सिलसिला 2014 से लगातार जारी है। क्या ये समझौते भारतीय राष्ट्र की विदेश नीति का हिस्सा है या मित्र पूंजीवाद का विस्तार? सरकार कहती है कि यह सब भारत की साख का परिणाम है, लेकिन जो साख जनता की जेब से 260 करोड़ रुपए खर्च कर बनी हो और जिसका लाभ कुछ गिने चुने कारोबारी घराने उठाए, वह साख नहीं, लोकतंत्र का अपहरण है। एक तरफ यह विदेशी सम्मान भारत की शक्ति का संकेत देते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर लोकतंत्र की हालत डामाडोल है। प्रेस की आज़ादी गिर रही है, विपक्ष का स्वर दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों में भय है और संवैधानिक संस्थाएं पंगु होती जा रही हैं। अब सवाल उठता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन सरकारों को मिलना चाहिए जिनके भीतर ही आंतरिक विघटन का डर मंडरा रहा हो? प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का दावेदार बताया गया है, लेकिन क्या ये वाकई नोबेल के आदर्शों पर खरे उतरते हैं? क्या उनके शासन में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ी? क्या स्वतंत्र पत्रकारिता को संरक्षण मिला? क्या लोकतांत्रिक विमर्श को महत्व मिला? क्या भारत की सामाजिक एकता मजबूत हुई? यदि नहीं, तो यह दावेदारी सिर्फ वैश्विक मंचों पर छवि सुधारने का प्रयास बन जाती है। मोदी की विदेश यात्राओं में एक और चीज सामान्य है: हाई डेसिबल ब्रांडिंग। विदेश में मोदी मोदी के नारे, भारतवंशियों के रैलियों में उनका भव्य स्वागत और हॉलीवुड स्टाइल फोटोशूट्स, यह सब राजनीतिक संप्रेषण के लिए जरूर प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह की नीति की गहराई को नहीं दर्शाते। जब नीति प्रचार का उपकरण बन जाए तब लोकतंत्र प्रचार का शिकार हो जाता है। यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी की तुलना में अन्य भारतीय प्रधानमंत्रियों, विशेषतः पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह ने कितने विदेशी नागरिक सम्मान पाए? उत्तर है 2 या 3। लेकिन उनकी विदेश नीति रणनीतिक थी, आत्ममुग्ध नहीं। उनकी विदेश यात्राएं शांत, उद्देश्यपूर्ण और नीति आधारित होती थी, न कि मंच आधारित उत्सव। तो क्या आज की कूटनीति का मूल्य सम्मान से तय होगा या परिणाम से? अब आइए इस सवाल पर कि क्या पीएम मोदी की ये अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भारत की वैश्विक शक्ति को मजबूत कर रही हैं या सिर्फ उनकी व्यक्तिगत ब्रांडिंग? यदि भारत आज वैश्विक मंचों पर अधिक मुखर है, तो क्या वह मुखरता संपूर्ण भारत की आवाज है या सिर्फ एक नेता की? अमेरिका में ट्रंप ने 2020 में कहा था, मोदी फेनोमेनल है, लेकिन यही ट्रंप अब मोदी के करीबी पूंजीपतियों पर सवाल उठा रहे हैं। अडानी पर लगे आरोपों की चर्चा वैश्विक स्तर पर हो चुकी है। रूस में सम्मान मिला, लेकिन वहीं भारत की रूस पर बढ़ती निर्भरता पर पश्चिमी जगत चिंता जता रहा है। फ्रांस में पुरस्कार मिला,
लेकिन भारत में राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब तक अधूरी है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के विदेश दौरों की चमक के पीछे भारत की नीति नहीं, सत्ता की रणनीति काम कर रही है, जो मित्र पूंजीपतियों, ग्लोबल एलिट नेटवर्क्स और कॉरपोरेट डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत की विदेश नीति अब रणनीतिक, सैन्य या व्यापारिक जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति विशेष की लोकप्रियता को बनाए रखने के मकसद से चल रही है। सवाल यह नहीं कि मोदी को सम्मान क्यों मिले, सवाल यह है कि क्या वे सम्मान भारत के आम नागरिक की स्थितियों को बेहतर बना पाए हैं। क्या इन सम्मानों से गांव का किसान खुश है? क्या बेरोजगार युवा को नौकरी मिली? क्या बीमार को अस्पताल मिला? क्या गांव में सड़कों की हालत सुधरी? क्या स्कूलों में शिक्षक पहुंचे? अगर इन सवालों का उत्तर नहीं है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह विदेश नीति नहीं, प्रचार नीति है। यह महज एक आलोचना नहीं, एक खोजी प्रयास है ताकि लोकतंत्र की आत्मा जीवित रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के निर्वाचित नेता हैं। उन्हें दुनिया में सम्मानित होते देखना हम सब के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन अगर उस गर्व के पीछे आमजन का दुख छुपा है, अगर उस चमक के पीछे लोकतंत्र का अंधकार है, तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी है सवाल उठाना, आंख खोलना और सच्चाई को सामने लाना। भारत को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो विदेशी मंचों पर सम्मान पाने के साथ साथ अपने देश की संसद, अदालत, गांव और झोपड़ी में भी जवाबदेह हो, जिसे नोबेल मिले या ना मिले, पर जो भारत के संविधान के हर अक्षर को जिए। सम्मान तब सार्थक होता है जब उसका लाभ राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अंत्योदय तक की भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा की नीति शायद काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अपने नेतृत्व और श्यामाचरण मुखर्जी के अपने उन वैचारिक ताकतों को लेकर, अन्यथा वह सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह जाता है। सत्ता की आंखों में स्वीकृति की आभा, लेकिन जनता की आंखों में खालीपन का प्रतीक, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और नेता उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें लगता है हमारे आपके बीच आज नेता सबसे बड़ा है और राष्ट्र छोटा है, तो आप यकीनन मान लीजिए कि हमारी आपकी हालत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया के होने बराबर जैसी हो जाएगी। देखते रहिए और समझने और सोचने का प्रयास कीजिए कि मिले हुए इन सम्मानों की अपनी खनक को भारत का हर एक गांव अपनी खनक और धमक कैसे मानेगा। जय हिंद।